नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। और आज की हमारी ये चर्चा सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम हिस्से पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। मतलब भाग 3, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हाँ, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं आज की चर्चा के लिए, वे स्पष्ट करते हैं कि ये मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों के खिलाफ एक ढाल का काम करते हैं। मतलब एक ऐसा सुरक्षा कवच जो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बचाता है। बिल्कुल। और हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो यही समझना है कि ये अधिकार केवल कागज पे लिखे हुए नियम नहीं है। मतलब ये असल में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी है। एकदम सही। ये एक जीवित गारंटी है जो ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी हद पार ना करें। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इसके बुनियादी ढांचे से। देखिए, किसी भी चीज की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है हमें कहानी या उपमा से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, बताइए क्या उपमा है आपके दिमाग में? जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी मैदान में कोई खेल चल रहा है। खेल में खिलाड़ी हैं, कुछ नियम हैं और एक रेफरी है। अब सोचिए कि रेफरी के पास असीमित शक्तियां आ जाएं। मतलब वो जब चाहे नियम बदल दे। हाँ बिल्कुल, जब चाहे किसी भी खिलाड़ी को मैदान से बाहर निकाल दे और उसके फैसलों को चुनौती देने वाला कोई न हो, तो क्या वो खेल निष्पक्ष रह पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो तो सीधे सीधे तानाशाही बन जाएगा। वही तो क्या हम कह सकते हैं कि सरकार या राज्य उस रेफरी की तरह है? देखिए, ये उपमा दिलचस्प तो है लेकिन पूरी तरह से सटीक नहीं है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि असल में राज्य केवल एक रेफरी नहीं होता। राज्य खुद भी उस मैदान का सबसे ताकतवर खिलाड़ी होता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। उसका अपना एक एजेंडा होता है, अपनी नीतियां होती हैं। जब एक ही संस्था नियम भी बना रही हो, उन्हें लागू भी कर रही हो और खेल में खुद खेल भी रही हो, तो आम लोगों के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। सही कहा। वहां शक्ति का दुरुपयोग होना लगभग तय है। इसीलिए हमें एक ऐसे तंत्र की जरूरत होती है जो उस सबसे ताकतवर खिलाड़ी पर लगाम कस सके। और यहीं पर हमारे मौलिक अधिकार काम आते हैं ना? एकदम सही। भाग 3 यही काम करता है। लेकिन जब हम इन अधिकारों के विकास को देखते हैं तो एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। आप संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब वर्तमान में हमारे पास 6 मुख्य मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में तो 7 अधिकार थे। बिल्कुल। संपत्ति के अधिकार को बाद में इस सूची से हटा दिया गया था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब जब शुरुआत में 7 अधिकार थे और एक को हटा दिया गया, तो क्या हमारे अधिकार पत्थर की लकीर नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। मतलब क्या सरकार अपनी सुविधा के हिसाब से इस सुरक्षा कवच को छोटा कर सकती है? देखिए, इसे राज्य की सुविधा कहना शायद सही नहीं होगा। इसे हमें एक नए आजाद हुए राष्ट्र की मजबूरी के रूप में देखना चाहिए। मजबूरी? वो कैसे? संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। मौलिक अधिकारों का काम व्यक्तिगत आजादी को बचाना है। लेकिन उस समय देश की हालत बहुत खराब थी। बिल्कुल। सदियों की गुलामी और गरीबी थी, तो वहां व्यक्तिगत अधिकार और पूरे समाज के विकास के बीच अक्सर टकराव होता था। अच्छा, तो संपत्ति का अधिकार विकास के रास्ते में आ रहा था? हाँ, एक विकासशील राष्ट्र को बड़े पैमाने पर भूमि सुधार करने थे। जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी। अरे, अब मैं समझा। मतलब अगर किसी एक आदमी के पास हजारों एकड़ जमीन है और सरकार उसे गरीबों में बांटना चाहे, तो वो आदमी सीधे अदालत जाकर कह सकता था कि ये मेरी संपत्ति है, मेरा मौलिक अधिकार है। बाप रे, इससे तो कोई भी सुधार हो ही नहीं पाता। वहीं तो जब एक व्यक्ति के संपत्ति का अधिकार समाज के बड़े हित के रास्ते में रुकावट बन गया, तो उसे हटाना पड़ा। तो उसका मतलब है कि अधिकारों को हमेशा समाज की जरूरतों के हिसाब से संतुलित किया जाता है। बिल्कुल। हमारा संविधान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ खुद को ढाल सकता है। ये तो बहुत ही शानदार बात है ना? अब जब हम इस सुरक्षा कवच को समझ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करता है। हाँ बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी अधिकारों से, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता और 19 से 22 तक स्वतंत्रता। और मजे की बात यह है कि इन दोनों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि समानता और स्वतंत्रता
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना समानता के स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे बिना पहियों के गाड़ी। अच्छा, जब हम समानता की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में कानून की देवी की वो मूर्ति आती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। हाँ, वो बहुत ही आम छवि है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कानून के सामने अमीर गरीब सब एक हैं? मतलब क्या ये सिर्फ सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने तक सीमित है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। देखिए, अगर कानून हर स्थिति में सबके साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करे तो वो भी तो एक तरह का अन्याय ही होगा, है ना? मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा आसान भाषा में बताएंगी? बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या एक 30 साल के अपराधी और एक 10 साल के बच्चे को एक ही जुर्म के लिए एक जैसी सजा मिलनी चाहिए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे की समझ तो कम होती है। वही बात है। अनुच्छेद 14 का जो असली मकसद है वो है मनमानेपन का निषेध। मतलब सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती? हाँ, ये राज्य को लोगों का वर्गीकरण करने की छूट देता है, लेकिन वो वर्गीकरण तार्किक होना चाहिए। मतलब किसी ठोस कारण के आधार पर। बिल्कुल। राज्य किसी के साथ बिना किसी वाजिब कारण के भेदभाव नहीं कर सकता। और जब समानता का ये ढांचा तैयार हो जाता है, तब स्वतंत्रता का अधिकार उसमें जान डालता है। एकदम सही। अनुच्छेद 19 नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने और देश में कहीं भी घूमने की आजादी देता है। यहाँ विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है। अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो उसके लिए ऑक्सीजन की तरह है। बिल्कुल ऑक्सीजन है। बिना इसके लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रह सकता। मतलब अगर हम सरकार की आलोचना ही नहीं कर सकते तो हम नागरिक कहाँ रहे? हम तो बस प्रजा बनकर रह जाएंगे। ये बात तो है, लेकिन यहाँ संविधान बहुत समझदारी से काम लेता है। वो एक हाथ से आजादी देता है तो दूसरे हाथ से उस पर थोड़ी लगाम भी लगाता है। अच्छा, आप युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रही हैं? हाँ, अनुच्छेद 19 कोई खाली चेक नहीं है कि आप जो चाहें करें। मतलब राज्य देश की सुरक्षा या शांति व्यवस्था के नाम पर इन पर रोक लगा सकता है। बिल्कुल। ये एक तरह की निरंतर रस्साकशी है। रस्साकशी। हाँ, नागरिक चाहते हैं कि उनकी आज़ादी का दायरा बढ़े और राज्य चाहता है कि व्यवस्था बनी रहे, इसलिए वो उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। और अदालतें इस रस्साकशी में रेफरी का काम करती हैं, ये देखने के लिए कि क्या सरकार द्वारा लगाई गई रोक सच में उचित है। एकदम सही समझे आप। चलिए, ये तो हुई राज्य और नागरिक के बीच की बात, लेकिन समाज में तो हम एक दूसरे से भी टकराते हैं। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, हमेशा सरकारी तो शोषण नहीं करती। कई बार एक ताकतवर इंसान भी तो किसी कमजोर को दबाता है। हाँ, ये बहुत ही अहम बिंदु है और यहीं पर हमारा संविधान अपनी सबसे प्रगतिशील सोच दिखाता है। कैसे? देखिए, दुनिया भर के ज्यादातर संविधानों में अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ होते हैं, लेकिन भारतीय संविधान क्षैतिज अधिकारों यानी हॉरिजॉन्टल राइट्स की भी बात करता है। हॉरिजॉन्टल राइट्स मतलब एक नागरिक का दूसरे नागरिक के खिलाफ अधिकार। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। जिसमें मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। हाँ, और बेगारी यानी जबरदस्त मजदूरी पर भी सख्त रोक है। क्योंकि अक्सर सरकारें बेगारी नहीं करवाती, बल्कि समाज के अमीर ठेकेदार या दबंग लोग करवाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई कारखाने का मालिक किसी से जबरदस्ती काम करवाता है तो अनुच्छेद 23 उस मजदूर को सीधा एक कानूनी हथियार देता है। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। मतलब संविधान सिर्फ संसद या पुलिस से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के शोषों से भी हमारी रक्षा कर रहा है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी इंसान को वस्तु की तरह खरीदा या बेचा न जा सके। अब जब हम समाज की बात कर ही रहे हैं तो एक और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आता है, धर्म और संस्कृति का। हाँ, अनुच्छेद 25 से 30 तक। देखिए, अनुच्छेद 25 तो किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म मानने और प्रचार करने की आजादी देता है। ये तो समझ आता है। हाँ। लेकिन मेरी उलझन अनुच्छेद 29 और 30 को लेकर है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसमें क्या उलझन है? मतलब संविधान तो एक व्यक्ति को केंद्र में रखता है ना। हाँ। तो फिर अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने के लिए ये सामूहिक अधिकार या ग्रुप राइट्स क्यों दिए गए हैं? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है ना? क्या ये व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय को अधिकार देने का मामला नहीं लगता? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो तस्वीर साफ होती है। देखिए, पश्चिम के देश सिर्फ व्यक्ति पर ध्यान देते हैं। हाँ। लेकिन भारत की हकीकत अलग है।
यहाँ एक इंसान की पहचान, उसकी गरिमा, उसकी भाषा और संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। मतलब अगर किसी की भाषा ही खत्म हो जाए तो वो इंसान अपनी पहचान खो देगा। बिल्कुल। जो बहुसंख्यक आबादी है, उनकी संस्कृति तो अपने आप सुरक्षित रहती है। हाँ, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन अल्पसंख्यकों की जो विशिष्टता है, वो उस बड़े समूह में आसानी से खो सकती है। अच्छा, तो इसलिए अनुच्छेद 29 और 30 उन्हें अपनी भाषा और शिक्षण संस्थान बचाने का हक देते हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक मेल्टिंग पॉट ना बने, बल्कि एक मोज़ेक बना रहे। मेल्टिंग पॉट और मोज़ेक थोड़ा समझाएंगी? मेल्टिंग पॉट मतलब एक ऐसा बर्तन जिसमें सब कुछ पिघलकर एक जैसा हो जाए। कोई विविधता ना बचे। और मोज़ेक मतलब एक ऐसी कलाकृति जो अलग-अलग रंगों के टुकड़ों से मिलकर बनती है, जहां हर टुकड़े की अपनी पहचान होती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत उपमा है ना? संविधान यही चाहता है कि हमारी विविधता बची रहे। तो हमने देखा कि संविधान ने कागज पर तो एक बहुत ही आदर्श समाज का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन अब एक बड़ा और थोड़ा कड़वा सवाल। मैं शायद समझ रही हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं। ये सारे अधिकार पढ़ने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर सरकार इन अधिकारों को मानने से ही इनकार कर दे तो? मतलब अगर पुलिस किसी को बिना वजह पकड़ ले और बोलने की आज़ादी ही छीन ले, तो इस भाग 3 का क्या फायदा? बिल्कुल सही सवाल। एक अधिकार का क्या मतलब अगर उसे लागू करने वाला खुद ही उसे तोड़ रहा हो? वही तो। और यहीं पर हमारा संविधान अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है, अनुच्छेद 32 के रूप में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। आत्मा मतलब इतना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, क्योंकि ये अधिकार हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? लेकिन क्या ये एक आम अपील की तरह होता है? नहीं, ये कोई साधारण अपील नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष आदेश जारी करने की शक्ति होती है। अच्छा, जिन्हें हम रिट कहते हैं। एकदम सही। जैसे कि सबसे मशहूर रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। शरीर को प्रस्तुत करो मतलब अदालत के सामने? हाँ, अगर पुलिस किसी को गैर कानूनी तरीके से पकड़ लेती है तो अदालत सीधे आदेश दे सकती है कि उस बंदी को 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। और अगर पुलिस के पास कोई ठोस कारण ना हो तो अदालत उसे उसी वक्त रिहा करने का आदेश देती है। बाप रे, ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। इसीलिए इसे आत्मा कहा गया है। बिना अनुच्छेद 32 के बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। ये तो मैं समझ गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर नागरिकों का रक्षक बन जाता है। एकदम। लेकिन यहाँ एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या ये अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है? कौन सी बात? देखिए, एक तरफ तो संविधान हमें ये सारे अधिकार देता है, उन्हें सुरक्षित करने के लिए एक आत्मा भी बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपातकाल यानी इमरजेंसी के समय वही संविधान सरकार को ये अधिकार छीनने की शक्ति भी दे देता है। आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब ये तो अजीब है ना, जो हाथ सुरक्षा दे रहा है संकट के समय वही हाथ पीछे हट जाता है। ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर की तरह सोचिए। सर्किट ब्रेकर? वो हमारे घरों के मीटर में जो लगा होता है? हाँ, बिल्कुल वही। देखिए, जब घर में बिजली का प्रवाह सामान्य होता है तो टीवी, फ्रिज सब मजे से चलते हैं। लेकिन जब अचानक से कोई बड़ा पावर सर्ज आता है या शॉर्ट सर्किट होने वाला होता तो क्या होता है? वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और पूरे घर की बत्ती गुल हो जाती है। बिल्कुल। और वो ऐसा क्यों करता है? ताकि पूरे घर में आग ना लग जाए। एकदम सही। तो आपातकाल भी उसी शॉर्ट सर्किट की तरह है। अच्छा। जब देश पर कोई बहुत बड़ा बाहरी हमला हो जाए या युद्ध छिड़ जाए तो पूरे राष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। हाँ, ये बात तो है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम अधिकारों का करेंगे क्या? इसीलिए उस असाधारण समय में सामान्य अधिकारों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है ताकि सरकार अपना पूरा ध्यान देश को बचाने में लगा सके। वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक है। मतलब घर को बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए बत्ती काटना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी एक बहुत जरूरी पेंच है। वो क्या? सर्किट ब्रेकर चाहे घर की बत्ती काट दे, लेकिन वो घर की नींव तो नहीं तोड़ सकता ना? नहीं, नींव तो वैसी ही रहेगी।
तो हमारे संविधान में भी अनुच्छेद 20 और 21 वही नींव है। 44वें संशोधन के बाद ये साफ कर दिया गया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, इन दो अनुच्छेदों को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, मतलब भले ही देश में युद्ध चल रहा हो, सरकार किसी भी नागरिक को बिना वजह मार नहीं सकती या बिना अपराध के जेल में सड़ा नहीं सकती। ये सुनकर सच में बहुत राहत मिलती है। मतलब वो सुरक्षा कवच कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होता। बिल्कुल, ये इस बात की गारंटी है कि राज्य कभी भी पूर्ण तानाशाह नहीं बन सकता। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि भाग 3 की ये 6 अधिकार सचमुच भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में काम करते हैं। हमने संपत्ति के अधिकार से समझा कि संविधान कैसे समय के साथ बदलता है, और हमने ये भी देखा कि समानता अंधी नहीं है बल्कि तर्क पर चलती है, और स्वतंत्रता बेलगाम नहीं है। बिल्कुल, वो युक्ति युक्त निर्बंधनों से बंधी है। हमने शोषण के विरुद्ध अधिकारों को भी समझा, जो निजी शोषकों पर भी लगाम कसते हैं। और ये भी कि कैसे अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद 32 की वो आत्मा जिसके जरिए कोई भी नागरिक अपनी आवाज सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है। लेकिन ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम और शायद थोड़े असहज करने वाले विचार पर लाकर छोड़ती है। असहज करने वाला विचार वो क्या है? देखिए, यदि हम मानते हैं कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, हाँ, तो एक स्वस्थ समाज के रूप में आज हमारी जमीनी हकीकत क्या है? न्याय व्यवस्था अक्सर बहुत महंगी और धीमी होती है। ये तो सच है। तो जरा सोचिए, अगर कोई दूर गांव में बैठा गरीब और कमजोर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आर्थिक क्षमता ही नहीं रखता, तो वो आत्मा उसके किस काम की? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब एक अधिकार का होना और उस अधिकार तक पहुंच होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। बिल्कुल, अधिकार तभी सच्चे मायने रखते हैं जब समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े इंसान को भी न्याय मिल सके। इसलिए तो जनहित याचिकाएं यानी PIL शुरू की गईं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस गरीब की तरफ से अदालत जा सके। हाँ, PIL एक अच्छा कदम है, लेकिन ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि न्याय व्यवस्था हर नागरिक के लिए सुलभ बनी रहे। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। अधिकार सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने चाहिए। आज की ये चर्चा बहुत ही शानदार रही। बिल्कुल, मुझे भी बहुत मजा आया। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।